एक पुरानी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट, राइट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने कम चांसेस रहेंगे कि हम इस तरह की कंडीशंस में फंसे। So sir, you are a cataract surgeon and a refractive surgeon. But sir, personally, what is your favorite type of surgery and why? एक दिन में 2 से 3 घंटे हर रोज लगभग सर्जरी कर रहा हूँ और उसमें मोस्ट ऑफ द सर्जरीज कैटरेक्ट सर्जरी। अपने चॉइस फील्ड में काम करते रहना है लगातार। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हेल्दी रहना पड़े। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ही आप अपने मनपसंद फील्ड में लंबे समय तक पूरे आनंद के साथ काम कर सकते हैं। Sir, what are those skills जिससे एक PG student can take a path of becoming a better ophthalmologist? Welcome sir on this show. Today we are going to share your journey on this podcast. So sir, whenever someone comes on this podcast, I ask first question, and that first question is, sir, you choose ophthalmology as a career after doing medicine. Sir, why did you choose ophthalmology in the first place? तो इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं ये बताऊंगा कि मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी को नहीं चुना है, ऑफ्थेल्मोलॉजी ने मुझे चुना। जैसा आप जानते हैं कि जब MBBS कोई कर रहा होता है तो स्टूडेंट्स के बीच में हर 10 में से 7 बच्चे मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थो एंड रेडियोलॉजी Right, sir. यही लेना चाहते हैं। हम भी उन 7 में से एक थे, लेकिन चूंकि कहते हैं डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाए, तो मैंने PG की काउंसलिंग में जब ऑफ्थेल्मोलॉजी को चूज़ किया तो ये सोच के किया था कि मैं एक ब्रेक लूँगा ऑफ्थेल्मोलॉजी की में दौरान, चूँकि शायद वर्कलोड कम होता है तो मैं फिर से प्रिपेयर करूँगा एंड आई गेट माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। Favorite subjects. लेकिन 2 महीने के अंदर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो यही है जिसे हम शायद ओवरलुक कर रहे थे। तो उसके बाद में मैंने फिर से कभी PG की बुक्स को नहीं खोला और मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी में ही पूरे इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ता चला। तो सर, तो अब ऑफ्थेल्मोलॉजी मेरा पहला फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट सब्जेक्ट है। तो सर, इट मीन्स यू मेड द राइट चॉइस। यस। तो सर, विद ऑप्थेल्मोलॉजी, अब सर जैसे कोई PG में स्टूडेंट है, सर सिर्फ PG स्टूडेंट्स ऑप्थेल्मोलॉजी या मेडिकल बुक्स में ही घुसे रहते हैं, बट सर टू बिकम अ बेटर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सर कुछ स्किल्स और भी चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स को। सर, व्हाट आर दो स्किल्स जिससे एक PG स्टूडेंट कैन टेक अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ बेटर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट? देखिए, जहाँ तक ऑफ्थेल्मोलॉजी की बात है और एकेडमिक्स की बात है, तो वो तो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत अच्छे से, बाद में फिर फेलोशिप के दौरान बहुत अच्छे से पूरा करा ही दिया जाता है। लेकिन बियॉन्ड ऑफ्थेल्मोलॉजी आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो होनी चाहिए हर स्टूडेंट के पास, वो कम्युनिकेशन स्किल। मेडिकल नॉलेज को आपके जो प्रैक्टिकल क्लिनिकल पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स को अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को बेटर वे में, आसान शब्दों में आप कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, क्योंकि वहीं पर डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके साथ कैसे कनेक्ट होगा। अगर आपने उसको कनेक्ट कर पाया तो आपकी प्रैक्टिस बहुत फ्लोरिश चल सकती है। तो केवल एकेडमिक्स के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन स्किल पे भी ध्यान देना, ऐसा मुझे लगता है। सर, इट इज इम्पोर्टेंट। सर, beside ophthalmology, but beside medical books, you like reading books? हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। Sir, what is your favorite book and why? भी देखिए, आप बहुत देर से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक प्रश्न आपसे ही पूछता हूँ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? Life purpose? Sir, what I want my life purpose to सभी be, के अलग अलग हो सकते हैं। राइट राइट। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पूछते हैं किसी से, तो हम जो प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, क्या वही प्रोफेशन हमारे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है? आप देखेंगे कि जो बड़े फिलोसोफर अपने
भगवान बुद्ध, तो सत्य की खोज में गए। सत्य क्या? क्योंकि वो समझ रहे थे कि भी मैं यहाँ पे क्यों हूँ, इस धरती पे क्यों हूँ, मेरा क्या औचित्य है। इसी की खोज के लिए वो निकले और उन्होंने पूरा एक, आगे सब लोग जानते हैं। सिमिलर क्वेश्चन मैं सभी के सामने रखता हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या उद्देश्य है, क्या है? आप उसे आइडेंटिफाई करें। अलग अलग उत्तर हो सकते हैं इसके, और उसमें आप आनंद खोजने की कोशिश करें। और ये बात मुझे जिसने बताई वही मेरी फेवरेट बुक है, इकागाई, जापानीज बुक। जापानीज बुक। आप जीवन को बहुत आनंद लेके लंबे समय तक हेल्दी रहते हुए कैसे रह सकते हैं, ये आपको इस बुक में बताएंगे। बताया क्योंकि अपने वर्ल्ड में 4-5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ लोग हैप्पीनेस के साथ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं उसके ऊपर पूरा एक काफ़ी सालों का अनुभव राइटर ने साझा किया है। उसमें एक जगह है जापान के अंदर, जहाँ पे 100 से ऊपर ही लगभग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। उसका एक वर्ड इकागाई, इकागाई, द सीक्रेट Purpose ऑफ of life. हैप्पीनेस, या। So sir, you are a cataract surgeon and a refractive surgeon. But sir, personally, what is your favorite type of surgery and why? एक दिन में 2 से 3 घंटे हर रोज लगभग मैं लगभग सर्जरी कर रहा हूँ, और उसमें मोस्ट ऑफ द सर्जरीज कैटरेक्ट सर्जरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इकागाई मेरी फेवरेट बुक है, तो मैं तो कैटरेक्ट सर्जरी में ही आनंद ढूंढता हूँ, और इसीलिए वो मेरा फेवरेट सर्जरी है, कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी जनरली ये होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी मींस दिस इज द स्मॉल पार्ट। हर कैटरेक्ट सर्जरी अपने आप में एक पूरी स्टोरी है। राइट। पेशेंट के आने से लेकर के सर्जरी होना, और उससे पहले प्री ऑपरेटिव सारा वर्कअप होना, और फिर सर्जरी के बाद में पेशेंट का देख पाना, दिस इज द होल स्टोरी, एंड सर्जरी इज वन ऑफ दैट पार्ट। मैं उस पार्ट को बहुत एंजॉय करता हूँ, मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब मैं पूरी स्टोरी देखता हूँ तो पेशेंट जब मेरे पास आता है या सभी सर्जन्स के पास आता है, तो उसकी क्या कंडीशन, उसकी विजिबिलिटी कितनी है, उसको हमने एसेस किया, और उस प्रोसेस में हमें कौन सा आईओएल चूज़ करना है, किस मेथोडोलॉजी से आगे उसको सर्जरी हमें प्लान करना है, उसके बाद सर्जरी करना है, एंड देन उसका फाइनल आउटकम। और जब पेशेंट की बैंडेज ओपन करते हैं, पेशेंट का एक फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव देखते हैं, और पेशेंट जब अच्छा देख पाता है, ही क्रिएट अ स्माइल, दैट इज द अल्टीमेट प्लेजर। टू अचीव दैट प्लेजर वी वांट टू डू मोर एंड मोर कैटरेक्ट सर्जरीज, क्योंकि आपको पता है आनंद ही जीवन है, तो आनंद को तो नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर एज अ सर्जन सर, आप भी सर्जरी में भी सर काफी कॉम्प्लिकेशंस होती होंगी। बिल्कुल। सो सर, उन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए सर सबसे पहले चीज चाहिए अपना मेंटल स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है। तो सर हाउ डू यू मैनेज दी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे सीनियर्स और मेरे टीचर्स और कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी कई बार सभी सीनियर सर्जन से बताते हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अपन को क्या करना है, वही मैं बताऊंगा। कुछ अलग हो, कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है मुझे शेयर करना चाहिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है और आपका एड्रेनल रश हाई है, उस कंडीशन में हेफाजतली और रैपिडली कोई डिसीजन न लेते हुए पॉज लेना चाहिए। टेक अ पॉज फॉर 1.5 मिनट और 1 मिनट, and recollect your all previous information, what you gathered during your training, during your experience. By recollecting that, आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जब आप रश में होते हैं तो वो रिकलेक्ट नहीं हो पाता इतनी जल्दी। टू रिकलेक्ट दैट, टेक अ पॉज,
recollect your all old information to handle that situation. Then you can easily handle and you can manage complication. manage the complication or Complications. manage the tough situation. tough situation. This is the one part. सेकेंड पार्ट, जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि जो भी टफ केसेस हैं या जो हमें लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो हम लोग समझते हैं कि ये हैं, स्टूडेंट्स को वो कॉम्प्लिकेटेड केस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एक पुरानी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. राइट. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने कम चांसेस रहेंगे कि हम इस तरह की कंडीशंस में फंसे. अगर फंसते भी हैं तो जो हमने पुराने अनुभव लिए हैं उन अनुभवों से हम सीख लेकर के उसको मैनेज कर सकें. तो सर लेट्स सम अप दिस. सर आपको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है इन ऑप्थेल्मोलॉजी. अब कोई जाना, सपोज इफ ही इज 20 to 25 years की एज, व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू दैट यंगर जनरेशन जिससे वो अपना एक कैरियर की तरफ बेटरमेंट ला पाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और इसका आंसर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं देना चाह रहा हूँ मतलब सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी या सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. राइट सर. दिस इज फॉर ऑल. सबसे पहले आपको अगर अपने चॉइस फील्ड में काम करते रहना है लगातार, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हेल्दी रहना पड़ेगा. अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ही आप अपने मनपसंद फील्ड में लंबे समय तक पूरे आनंद के साथ काम कर रहे हैं. और हेल्दी रहने में अपना मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों शामिल. तो पहला मैसेज तो यही है कि कीप योरसेल्फ हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली बोथ. सेकंड, उसके बाद आता है अब टेक्नोलॉजीज बदल रही. राइट सर. अभी एआई बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर आ रहा है और आगे आने वाले समय में अभी भी है और आने वाले समय में और ज़्यादा आ जाएगा. तो टेक्नोलॉजी से बिना डरे उसको एडमायर करना, उसको लर्न करना नई टेक्नोलॉजीज को, और उस पे अपने फील्ड में उसको यूज करना, कैसे यूज कर सकते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके पूरे करियर में. आपको उसमें मदद मिलेगी. फर्स्ट ऑफ द थिंग इज मेक योरसेल्फ हेल्दी. सेकंड, जो भी आपका फेवरेट फील्ड है जिसमें आप आगे वर्क करना चाहते हैं, उस फेवरेट फील्ड में बने रहने के लिए उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना ताकि हम लोगों से कनेक्ट कर सके. राइट. और आगे बढ़ते जाना एंड मेक योरसेल्फ हैप्पी, क्योंकि अल्टीमेट एम तो हैप्पीनेस है. छोटी छोटी हैप्पीनेस और फिर बड़ी बड़ी हैप्पीनेस. सर कुछ लोग सर हैप्पीनेस को सर पैसे से भी जोड़ते हैं. क्या पैसा हैप्पीनेस लाता है? पैसा शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन लंबे समय में तो नहीं दे सकता. पैसा जरूरतें पूरी करता है, खुशी आनंद जरूरत नहीं होती. ये तो मूलभूत स्वभाव है, ये तो हमारा अल्टीमेट एम है. पैसा सिर्फ जरूरत है, मैन मेड थिंग है. तो जरूरत पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये तो मूल घटक है आनंद का, और वो हमें पैसे से नहीं मिलता. उसके लिए तो हमें उस तरह से सोचना पड़ता है. राइट सर. सर अब हम ना पेशेंट एजुकेशन की तरफ मूव आउट करते हैं. आई वांट कि ये सेगमेंट ना थोड़ा सा फन एंड इंटरेक्टिव हो. तो सर कुछ ना मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तो आपको पेशेंट को बताना है कि ये आई के रिलेटेड जो फैक्ट है वो मिथ है या इट इज अ फैक्ट. तो सर पहला जैसे फैक्ट है, पेशेंट का ना कई बारी क्वेरी आती है कि ग्लासेस डालने से विजन्स वर्स होती हैं ओवर टाइम. इज इट ट्रू और फॉल्स? ग्लासेस डालने से मतलब पहनने से? हाँ जी, कंप्यूटर ग्लासेस डालने से विजन वर्स होती है. सर जैसे अभी आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण से बहुत सारे युवा प्लेन ग्लासेस भी यूज कर रहे हैं टू अवॉइड द रेडिएशंस ऐसा अज्यूम करके. राइट सर. तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सर दीस कंप्यूटर ग्लासेस आर बैड और नॉट?
कंप्यूटर ग्लासेस ऐसा कुछ बैड और ठीक है या नहीं है ठीक, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता, हैं क्योंकि उसके लिए अलग चीज़ें हैं। अब मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि कम ग्लासेस डालने से आपकी नज़र और ख़राब होती है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भ्रम की स्थिति है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ग्लासेस आपको हेल्पफुल रहते हैं, ओके। और जो आपका नंबर है उस नंबर का आप ग्लास पहनेंगे, आप अच्छा देख पाएंगे। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको धुंधला दिखेगा। अगर आप लगातार पहन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे आपकी विजन डिटेरियोरेट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इट विल नॉट चेंज एनी रिफ्रैक्टिव एरर्स, ये रिफ्रैक्टिव एरर को बदलते नहीं है, बस आपको मदद करते हैं अच्छा देखने। अच्छा देखने में। अच्छा देखिए, अब कंप्यूटर स्क्रीन की जहाँ तक बात है, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए जो ग्लासेस यूज हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ये रेडिएशन में तो मदद कर रहे हैं आपको, ओके। लेकिन ये सोच करके कि इससे हमारी आंखें बिल्कुल सेफ रहेंगी, और तो मैं मानता हूँ कि उसमें एकदम से पूरा पूरा ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन को देते हैं उनको ड्राई आइज होने के चांसेस रहते हैं, और आंखें ड्राई आइज के कारण से रेड होने लगती हैं, चुभन होने लगती है, वाटरी होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन से ये सब पेशेंट को होने लगते हैं। तो जनरली अगर आप कोई चश्मा यूज़ करते हैं उसके बचाव के लिए, तो उससे आपकी ड्राइनेस की जो संभावनाएं हैं उसको कुछ कम की जा सकती है, जिससे पेशेंट को डेफिनेटली थोड़ा फायदा होता है। जहाँ तक बात रेडिएशन की है, तो ऐसा कोई मतलब अभी तो कोई ऐसी प्रूवन स्टडी नहीं है जो ये क्लैरिफाई कर सके या पूरे 100% एश्योर कर सके कि हाँ इसकी जो रेडिएशंस निकलती हैं दे आर डेंजरस टू अवर आइज। ऑल्दो लंबा स्क्रीन टाइम होने पे आपको जो रिलेटेड टू योर ड्राई आइज एंड इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। अगर बहुत समय तक हम एलईडी लाइट को बहुत पास से देखते रहेंगे तो रेटिना में डिजनरेशन के चांसेस भी बन बढ़ सकते जाते हैं, बट फिर भी वो ऐसे प्रूव्ड नहीं। कैरेट्स खाने से आईज बेटर होती हैं, इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? कैरेट विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है। ये विटामिन ए अगर आप लेंगे तो आपका रेटिना हेल्दी रहेगा, लेकिन अगर हम आंखें अच्छी होने का संबंध इससे मानते हैं कि हमारा चश्मा उतर जाएगा या कैटरेक्ट या चले कैटरेक्ट जाएगा, नहीं होगा या चला हाँ। जाएगा, तो ये सही नहीं। सही नहीं। आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अगर आप ये लेते हैं तो उससे आपकी आंखें की जो रेटिना है दैट बिकम्स हेल्दी। सर, ओनली ओल्डर अडल्ट्स नीड रेगुलर आई एग्जाम्स, इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? इट्स टोटली अ मिथ। एक बच्चा जब जन्म ले रहा है और सपोज उसका जन्म 32 वीक या उसके आसपास ऐसा कुछ होता है, तो एक आई की कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। टू एग्जामिन दैट आपको उसी समय उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। तो आई एग्जामिनेशन इज फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि आई की डिजीजेस तो सभी एजेस में है ही। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने कुछ प्रोग्राम्स में स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम को शामिल कर रखा है। तो यदि केवल ओल्ड एज को ही देखना था तो स्कूल के बच्चों को हम स्क्रीन कर रहे हैं जस्ट उनकी रिफ्रैक्टिव एरर्स को और आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और टाइमली उनको ट्रीट करने के लिए, ताकि हम एक बर्डन, ब्लाइंडनेस का बर्डन उसको रिड्यूस कर सकें। तो मेरे ख्याल से कि ये तो पूरी तरह से मिथ है। आई एग्जामिनेशन इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। टाइम इंटरवल डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, बट इट शुड बी डन इन ऑल। सर, एक मैंने कहीं पे पढ़ा था, somebody said कि cataract surgery is very painful. Is it true or false? नो, अभी तो कोई भी सर्जरी इतनी पेनफुल नहीं है। देयर इज अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट्स, एनेस्थेटिस्ट दे अवेलेबल। और जहाँ तक आई सर्जरी की बात है तो टॉपिकल सर्जरीज बहुत रेगुलरली हो रही हैं, कर रहे हैं काफी लोग, सब लोग। तो इट इज नॉट पेनफुल एट ऑल। It is not. So it was a myth. इट इज टोटली It is हम totally a myth. केवल ड्रॉप डाल करके
और सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, पेशेंट को कोई दर्द उसमें नहीं होता है। फिर भी अगर पेशेंट को एप्रीहेंशन है तो हम लोकल एनेस्थीसिया अगर दे देते हैं, उसके बाद तो पेन हाँ, तो होता ही नहीं। होता ही नहीं। एंड सर आई विल सम अप विद दिस लास्ट क्वेश्चन कि डिम लाइट में पढ़ने से आईज अफेक्ट होती हैं? डिम लाइट में पढ़ने से आईज बिल्कुल अफेक्ट हो सकती है। ओके। कुछ रिसर्चेज में ऐसा देखा गया है कि अगर आप बहुत डिम लाइट में ये स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, देर तक काम कर रहे हैं, फाइन वर्क कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव एरर क्रिएट कर सकता है। ये कर सकते। तो सर अगर ये आईज को इफेक्ट कर रही है, कल को डिम लाइट में पढ़ने से कैटरेक्ट हो सकता है क्या? नहीं, कैटरेक्ट अच्छा, कैटरेक्ट नहीं हो सकता। कैटरेक्ट नहीं हो सकता। आपकी आंखों में थकावट आएगी, हाँ 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 हाँ। आपको एकोमोडेटिव स्पाज्म होगा, बिकॉज Okay. आप बहुत फोर्सफुली उसको पढ़ेंगे, अपना बहुत एकोमोडेशन यूज करेंगे। आपको रिफ्लेक्टिव एरर क्रिएट हो सकती है, ओके। बट विल नॉट गोइंग टू डेवलप कैटरेक्ट और एनी अदर डिजीज। ठीक है सर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेगमेंट which is related to ophthalmic education. So sir, as you are an ophthalmologist, you are performing cataract surgeries, and sir, there are a lot of options available for intraocular lenses in the market. तो सर अगर आपको अपनी प्रैक्टिस में इंट्राओकुलर लेंस इनकॉर्पोरेट करना है तो सर आप क्या फैक्टर्स देखते हैं? भारत में बहुत सारी कंपनीज अभी इंट्राक्यूलर लेंसेज मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, कुछ इंपोर्ट भी हो रहे हैं आईवेल्स। तो जो न्यूअर डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है आईवेल के अंदर, डेफिनेटली हम उसको एडमायर करते हैं, एडमायर करते हैं, क्योंकि अच्छा देखने का अधिकार तो सभी को है। सभी को है, राइट सर। अभी लिमिटेशन कहाँ आती है कि कोई टेक्नोलॉजी जो बहुत R&D के बाद में डेवलप हुई है और वो कॉस्ट वाइज इतनी अपर साइड में है कि हम सभी को नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि अपने यहाँ देश में सबके फाइनेंशियल कंडीशंस अलग अलग रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। तो सभी को हम एक जैसा प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में यदि कोई कंपनी, आईओएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उस तरह की टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसे बजट में या प्रोवाइड करती है जिससे कि हम उस टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को सभी को प्रोवाइड कर इम्प्लांट कर सकते हैं, तो वो अपनी चॉइस में है। सकते। सेकेंडली, जो मटेरियल है, जो डिज़ाइंस हैं, दे शुड बी कंपेरेबल टू द स्टैंडर्ड आईओएल कंपनीज। तो सर अब जैसे ईडॉफ लेंसेज हैं, ट्राइफोकल लेंसेज हैं, सर देयर मस्ट बी अ पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दीज आईओएल्स कि इफ somebody is having, तो सर वो क्या रहता है आपका पेशेंट सिलेक्शन? आप किस तरह डिफाइन करते हैं फॉर ईडॉफ? आप किस तरह ट्राइफोकल की अगर बात करें तो ट्राइफोकल में पेशेंट सिलेक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक पेशेंट के ही ऊपर और सेकंड आई कंडीशंस के ऊपर। मैं आई कंडीशंस को पहले डिस्कस करता हूँ। आई कंडीशंस में यदि आपको कोई ऑप्टिक नर्व रिलेटेड पैथोलॉजीज हैं या फिर आपको रेटिनल्स पैथोलॉजीज कुछ हैं, तो उन कंडीशंस में यूजुअली हम लोग, या कॉर्नियल कंडीशंस भी हैं, तो उन कंडीशंस में यूजुअली हम मल्टीफोकल्स को अवॉइड करते हैं। ओके, यूज नहीं, इफ दे आर हैविंग दैट, क्योंकि वो और ज़्यादा बैड इम्पैक्ट करेंगी। मल्टीफोकल, ट्राइफोकल आईओएल्स कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी को कम करते हैं। ओके। तो ऑल्दो उससे हमें नियर विजन बहुत अच्छा मिलता है जो नॉर्मल लेंसेज से नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, बट कॉन्ट्रास्टनेस जो कम हो रहा है उसके साथ साथ अगर दूसरी पैथोलॉजी है तो वो और एड ऑन हो जाएगा, ऐड ऑन तो पेशेंट उसमें बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशंस के लिए मल्टीफोकल, ट्राइफोकल लेंसेज नहीं है। कॉर्निया की पैथोलॉजीज, ओपेसिटी हो या क्रिटोकोनस या अन्य इस तरह की चीज़ें, या कोई प्रकार का रेटिनल इश्यूज हैं, तो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। पेशेंट के सेल पे बात करेंगे, द प्रायोरिटीज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की क्या प्रायोरिटी है, उसका डेली लाइफ स्टाइल क्या है,
उसको कितनी ज़रूरत है, पेशेंट क्या चाहता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ें करनी होती हैं। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ड्राइव कर रहा है, तो ही इज़ अ ड्राइवर मीन्स, तो उस कंडीशन में हम लोग मल्टीफोकल लेंसेज या ट्राइफोकल लेंसेज को यूज़ नहीं करेंगे, ओके क्योंकि नाइट हेलोज ग्लेयर्स ये सब होने के चांसेस कुछ रहेंगे। तो उस कंडीशन में जो बेटर ऑप्शन है वो एडॉफ लेंस है, ओके क्योंकि वो उसकी विदाउट रिड्यूसिंग इज कंट्रास्ट सेंसिटिविटी ही प्रोवाइड एक्सेलेंट डिस्टेंस विजन एज वेल एज सम शॉर्ट ऑफ इंटरमिटेंट जोन भी उसका क्लियर हो गया, जो उसको हेल्पफुल रहेगा। तो उस कंडीशन में एडॉफ लेंस इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन गोइंग फॉर अ ट्राइफोकल मल्टीफोकल लेंस। सर, I will sum up this podcast with the last question. सर, एक इंडियन IOL कंपनी एंड इम्पोर्टेड IOL कंपनी में एक गैप है। सर, व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ताकि हम भी कल को इम्पोर्टेड या मल्टीनेशनल्स के सामने हम खड़े हो पाए? तो सर, आई विल सम अप दिस पॉडकास्ट विद द लास्ट क्वेश्चन कि सर, देर आर टू टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, वन आर इंडियन एंड वन आर मल्टीनेशनल्स और इम्पोर्टेड। सर, व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ताकि हम भी इन फ्यूचर इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चरर्स के सामने आ पाए? Consistent results is the main key फैक्टर। to remain in the market. तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होने चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। लेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इट शुड बी एट पार विद द मल्टीनेशनल कंपनीज। मटेरियल एंड डिजाइनिंग टू reduce the complications, to reduce the PCO or like that. राइट। And the last thing is the marketing. मार्केटिंग। वो आपका जितना साउंड होगा, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जितना साउंड होगा उतना हम कॉम्पिटिट कर सकते हैं। compete कर सकते हैं बिकॉज सर हमें इकट्ठे ही चलना है। नहीं, डेफिनेटली वी हैव टू कोलैबोरेट विद डॉक्टर्स। हमें इकट्ठे चल के कल को हमें भी दिखाना कि इंडिया इज आल्सो। मैं तो बस आपको एक ही जो अपने इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए, क्योंकि उनके कारण से ही हम बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी को सभी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग विद इंडियन कंपनीज, क्योंकि केवल मल्टीफोकल पे अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो ये बहुत सारे लोगों के अचीव से, तो बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हो जाए, जो कि अपन बिल्कुल नहीं चाहते। थैंक यू सो मच सर, आप पॉडकास्ट पे आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एक लास्ट बात और बोलना चाहूँगा, बिजनेस सेंस में है लेकिन है सभी के लिए, हमारे यूथ के लिए खास तौर पे। हाँ जी। और चूंकि आपने क्वेश्चन भी पूछा था यूथ से रिलेटेड, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सेंटेंस है, एवरी क्रेडिट हैज सम डेप्थ फ्रॉम समवेयर। जो हो सकता है अपन को आज ना दिखे, हो सकता है कुछ सालों बाद समझ आए या दिखे। तो क्रेडिट पे फोकस जरूर करें, लेकिन ये समझ के करें कि इसका डेप्थ कहाँ से होगा, और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इसका डेप्थ हमें कहाँ से। एक एग्जांपल इसके लिए देना चाहूँगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा अर्निंग्स पे ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय हम सिर्फ अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय, तो उसका डेप्थ कहाँ से होगा? उसका डेप्थ होगा आपके टाइम से, जो आप फैमिली या अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ देने वाले हैं। और अल्टीमेटली वो आपको बाद में महसूस होगा कि हमने फाइनेंशियली तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट वी लूज सम पॉइंट। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है काम में। बैलेंस बना के रखेंगे तो ही खुश रह पाएंगे, एंड खुश रहेंगे तो ही एक लंबा जीवन खुद भी जी पाएंगे और दूसरों को भी हैप्पी प्रेरित कर पाएंगे कि वो भी खुशी से जिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू।